तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो से जुड़ करके पढ़ाई करना, तो आप बिल्कुल पढ़ाई करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने अब तक त्रिकोणमिति चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया हुआ है। साथ ही साथ समांतर श्रेणी और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से मैंने सॉल्यूशन दे दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। अब मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वास्तविक संख्या चैप्टर को, ठीक है। तो उसमें भी मैंने अब तक कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर और आगे के। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा कि दो धन पूर्णांकों a और b के लिए बराबर है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, या हो सकता है कि ये मिस प्रिंट है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही नहीं है। इसके चलते हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा सयुग्म सअभाज्य है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है ना वो सअभाज्य है। युग्म का मतलब होता है दो। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में दो संख्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी की बात करें दो संख्या दिया हुआ है, वैसे करके ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, दोनों में, चारों में ही, अगर चारों की हम बात करें तो चारों में आपको दो दो संख्या मिल जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग युग्म है ना। तो अब बात करते हैं सअभाज्य संख्या की। देखिए, दो संख्या जिसका मसा केवल एक आता है उसको हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्या, ठीक है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख चुके हुए हैं, तो आइए आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 32 है, तो मैं 32 यहाँ पर लिख लूंगा, ठीक है, क्योंकि 31 तो क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल सही नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। मैं बोलूंगा अगर इसमें कुछ कॉमन है, आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि अगर इसमें ध्यान से अगर देखें आप तो 7 के पढ़ा से ये भी कटता है, 7 के पढ़ा से ये भी कटता है। तो हमारे पास जो इन दोनों में उभयनिष्ठ है वो क्या है, 7 है। तो ये दोनों जो संख्या है ना, ये सहभाज्य संख्या नहीं है हमारा, ठीक है। ये अब हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है। अब चलते हैं, देखते हैं 18-25 में कोई ऐसा संख्या है जो कि दोनों में मिलता हो। बिल्कुल एक है, केवल एक के अलावा कुछ नहीं है ना। तो ये हमारा सहभाज्य संख्या हुआ, ठीक है। मैं आपको बता दूं पहले। इसके बाद अगर बात करें हम 13 और 52 की, तो 13 और 52 में पता है क्या है, 13 जो है वो उभयनिष्ठ है ना। तो 13 उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में मिलता जुलता है, ठीक है। 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी कि 13 के पहाड़ा से दोनों कैंसिल होता है। इसी के चलते हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो संख्या है ये सअभाज्य नहीं है। 21 और 84 की बात करें अगर हम, तो 21 और 84 में आपको दोनों में 21 कॉमन नजर आ जाएगा। ये भी 21 के पहाड़ा से कटता है और ये भी 21 के पहाड़ा से कटता है। तो 21 चौका 84, 21 एकम 21, यानी कि ये दोनों जो है ना ये सअभाज्य संख्या हमारे पास नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 और 25 जो है ये युग्म में जो है सअभाज्य संख्या का युग्म है, ठीक है। इसमें कॉमन हुआ था 21, ठीक है। चलिए अब हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन हमारा क्या सही होता, कौन सा सही होता है। क्वेश्चन 32 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर दिए हम, ठीक है। चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक जो संख्या होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए, यौगिक संख्या यहां पर हम देख सकते हैं कि 11 जो है ये अगर देखेगा तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या हो जाएगा। 21 जो है ये एक यौगिक संख्या है, क्योंकि यौगिक संख्या हम उसे बोलते हैं जो एक से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है। अगर हम 21 की बात करें तो 21 किससे किससे विभाजित होगा, 1 से होगा, फिर इसके बाद 3 से होगा, 7 से होगा और 21 से खुद से भी होगा, यानी कि ये 4 संख्याओं से विभाजित हो रहा। इसी के चलते हम लोग बोल देंगे कि ये यौगिक संख्या है, ठीक है। अगर हम 31 की बात करें तो ये 31 जो है ये अभाज्य संख्या है, यौगिक संख्या नहीं है। ये भी यौगिक संख्या नहीं है 11, 31 भी यौगिक संख्या नहीं है और 41 भी यौगिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो यौगिक संख्या कौन सा हुआ, ये हमारे पास 21 हुआ, ठीक है।
तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, मैं लिख भी देता हूं अपने कॉपी पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या की बात करें तो आपको पता होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित होती है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप देखेंगे तो 2, 3, 5, 7 मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, ऐसे ही करते करते आगे भी चलता जाएगा। 5 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 11, 13, 17, 19। ठीक है, तो ये सारी जो संख्या मैंने बोला अभी, ये सारी अभाज्य संख्या हैं। केवल इतनी ही नहीं है, और भी आगे होंगी। ठीक है, चलिए अब हम सेलेक्ट करते हैं कि इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। 33 की अगर बात करें तो 33 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 और 33 के अलावे 3 से भी कैंसिल होता है और 11 से भी कैंसिल होता है, इसी के चलते ये अभाज्य संख्या नहीं है। 39 की बात करें तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? ये 1 से कैंसिल होता है और 39 से भी कैंसिल होता है, साथ ही साथ 3 से और 13 से भी कैंसिल होता है। ठीक है, चलिए अब 38 की बात करें। 38 तो बिल्कुल नहीं है ना। जैसे 1 से कैंसिल होता है, 38 से कैंसिल होता है, 2 से कैंसिल होता है, 19 से कैंसिल होता है। ठीक है, तो इसी के चलते ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो 31 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 31 जो है ये एक अभाज्य संख्या है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारे पास आंसर हो पाता है वो डी हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 की बात बोला, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 बोला यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा ए और बी का होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप अभाज्य संख्या 2 लेते हैं कोई भी, तो उसका अगर आप लसा निकालते हैं तो पता है आपको दोनों को गुणा ही करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, 2 और 3 की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 का लसा क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 6 होगा। ठीक है, 3 और 5 का लसा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 15 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ही आप जवाब देंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग भी इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये ए और बी दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए मैं भी अपनी कॉपी पे लिख देता हूं ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला, यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है। बोला संख्या 2 पॉइंट, अगर आपको पॉइंट अच्छा से नजर नहीं आ रहा तो देख लीजिएगा मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है ना, सुन लीजिएगा आप अच्छा से। 2.13 113 1113 11113 ऐसे करके दिया हुआ है, ये आगे भी बढ़ेगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एक यहां पर है, फिर डबल एक आ गया, फिर ट्रिपल एक आ गया, फिर 4 टाइम्स एक आ गया, ऐसे करते करते ये आगे बढ़ते चला जा रहा। तो ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा 36 का जो आंसर हुआ कौन सा हुआ, यानी कि अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। तो सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारे पास आंसर आया वो कौन सा आया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला, सअभाज्य संख्याओं का मस होता है। सअभाज्य संख्याओं का जो मस होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, सअभाज्य संख्या की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा मसा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्याओं का मसा हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले बताया था आपको, वैसी दो संख्या जिसका मसा 1 होता है उसको हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं यहां पर मसा हमारा क्या होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, अब अपने कॉपी में भी लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये तो पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताता हूं आपको। m एक धनात्मक पूर्णांक है ना, तो देख सकते हैं आप सारे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में, इसमें तो कोई, इनमें से कोई नहीं है ना, तो बाकी सब जो 3 ऑप्शन बचे हमारे पास, इसमें m और m, तीनों में आपको m देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो m एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, m क्या है,
धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे आप, तो आपको धनात्मक पूर्णांक ये नजर आएंगे संख्या, ठीक है। यानी कि जो प्लस में संख्याएं होती हैं उसको हम लोग, यानी कि प्लस में जो संख्याएं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। और जो माइनस में होंगी उसको, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके आगे बढ़ते चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो m हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, ऑप्शन तो मैं ऐसे करके सिलेक्ट मार सकता हूं, ऑप्शन नंबर सी होगा और मिल भी रहा, देख लीजिए। तो m अगर हम m की जगह पता है 1 रख के देखते हैं, तो 4 एकम 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा। 6 क्या हो गया, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक हो गया। मुझे क्या चाहिए, विषम पूर्णांक चाहिए। आप कुछ भी रख कर देख लें, आप कुछ भी यहां पर m की जगह पर रख के देखिएगा ना, ये क्या आएगा, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक आएगा, सम संख्या यहां पर होगा, ठीक है। m की जगह पर 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, कुछ भी रख दीजिए। 2 रखते हैं, 4 दूनी का 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10, क्या आया, सम पूर्णांक आया, धनात्मक सम पूर्णांक। 3 रखते हैं, 4 3 12, 12 2 14, क्या आया, सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक आया। तो हमारा ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ये विषम पूर्णांक नहीं है, सम पूर्णांक आ रहा हमारा। अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, यहां पर अगर चार के m की जगह पर हम लोग 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, और इसके बाद हम लोग 4 को अगर जोड़ें तो ये क्या होगा, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक होगा। अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो 4 अगर m की जगह पर 1 रखते हैं तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा। 5 क्या है, सम संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, यानी कि 5 जो है वो क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अगर 2 रखते हैं, 4 दूनी का 8, 8 1 9, 9 जो है क्या है, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमको यही चाहिए ना, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं भी अपनी कॉपी पे लिख देता हूं ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा, आपको दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 बोला, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, ठीक है। तो देखिएगा मैं लिख भी देता हूं, दो संख्या हमारे पास है, मान के चलते हैं हमारे पास दोनों संख्या जो है, दो संख्याओं को ऐसे ही लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जो हमारे पास है वो क्या है, 2166 है। फिर से एक बार देख लेंगे कहां के, कौन सा क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो 2166 है ना। चलिए इस उसका मसा 19 है, मसा हमारे पास कितना है, मसा बराबर 19 हो गया। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं, तो उसका लसा होगा, लसा क्या होगा हमको ये बताना है, ठीक है। आइए लसा फाइंड करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वो होता है लसा गुणे मसा। ध्यान रहे आपको ये फॉर्मूला आपके बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना है, 2166 है, और हम लोग क्या लिखेंगे, लसा गुणे मसा। लसा की जगह पर कितना दिया हुआ है ये तो पता ही नहीं है, मुझे तो निकालना है। गुणे मसा, मसा कितना दिया हुआ है 19। तो देख लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया दो संख्याओं गुणनफल बराबर लसा गुणे क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहां पर कैंसिल कराएंगे और लसा का मान आ जाएगा, 19 से कटाएंगे 2166 को, तो कितना बार में कैंसिल होगा, तो देखिएगा 19 एकम 19 हो गया हमारे पास, ठीक है। 2 बचेगा, अगर 21 में से 19 घटाते हैं तो 2 बचेगा, और हमारे पास 26 हो जाएगा। तो 19 एकम 19 फिर से लग गया, और यहां पर, और अगर हम 26 में से 19 घटाते हैं तो कितना आता है, 7 आ जाएगा, और 19 चौका कितना हो जाएगा 76, यानी कि 114 हमारे पास आ गया। तो लसा का मान हमारे पास कितना आ गया, 114, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो पा रहा, ठीक है। लसा का मान 114। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, 114 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं हमारा ऑप्शन मिल चुका है। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला, यदि px का एक गुणनखंड x + 1 है। चलिए
पी एक्स का एक गुणनखंड जो हमारे पास है ना, एक्स प्लस क्या है, 1 है, ठीक है, मैं मान गया एक्स प्लस 1 है। फिर क्या बोला, तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। पी एक्स का एक शून्यक क्या होगा, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे करके बोलता है कि पी एक्स का एक गुणनखंड है, ये एक्स प्लस 1 है, तो इसका एक शून्य क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर कर देते हैं शून्य के, ठीक है। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो -1 हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारे पास आंसर है कौन सा होगा, -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए को सही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बना लेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखना अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 41। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा। यहाँ पर बोल रहा कि ए बराबर, मैं इसको लिख लूंगा, ठीक है। ए बराबर क्या है हमारे पास, ए बराबर हमारे पास है ए का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और बी का जो हमारे पास मान है कितना दिया हुआ है, यानी कि ए का पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला कि लसा ए और बी का होगा, ठीक है, हमको लसा फाइंड करना है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, लेकिन मेरा काम है बताना, ठीक है। ए और बी का हमको क्या करना है, लसा फाइंड करना है, ठीक है। मैं लिख देता हूं एलसीएम ए और बी का, ठीक है, क्या होगा। देखिए जब हमारे पास ए और बी का मान दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से लसा निकालने के लिए कॉमन करेंगे, जो वैल्यू कॉमन होगा। जैसे देखिए 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, ठीक है। तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 में से अगर निकालते हैं हम लोग, तो क्या निकल कर आएगा, 2 का पावर 3 निकल कर आ जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा 2 बचेगा, तो 2 को हम लोग साइड में लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 5 और 5 यहां पर कॉमन हो रहा, तो 5 को हम लोग एक बार निकाल देंगे। अब देखिए इसमें से दोनों में, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, 2 का पावर 3 2 का पावर 4 में से 2 का पावर 3 दोनों में से कॉमन हो गया, बचा क्या, यानी कि इसमें बचा 2 बचा, तो 2 को मैंने यहां पर लिख दिया। 5 और यहां भी 5 दिख रहा, दोनों में से देख सकते हैं ए और बी में से 5 और 5 कॉमन हो रहा, तो मैं 5 को निकाल दूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ कॉमन संख्या नहीं है, तो देखिए बचा क्या क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, मैं इसको भी साइड में लिख लूंगा यहाँ पर और गुणा कर देंगे, तो हमारा जो भी आंसर होगा आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 का पावर 3 कितना होगा, आप बोलेंगे 8 होगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 बचे 80, और 80 तिहाई क्या होता है, 240 होता है। 240 में 7 से गुणा करेंगे तो देख लेते हैं क्या होता है हमारा आंसर। 0 7 चौका 28, 5 हासिल 2, 7 दूनी का 14, 14 2 16, ठीक है, यानी कि 1680 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं कि आंसर हमारा 1680 कौन से ऑप्शन में है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं, 1680 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को मैं सही कर लूंगा। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 को, ठीक है। 144 में 2 का घातांक क्या होगा, देखते हैं। 144 का हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कैंसिल कराएंगे 72, 2 से कैंसिल कराएंगे 36, 2 से कैंसिल कराएंगे 18, 2 से कैंसिल कराएंगे 9, 3 से कैंसिल कराएंगे 3, और 3 से कैंसिल कराएंगे 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 जो है वो कितना बार है, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 और 3 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2 का घातांक है वो कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारे पास 2 का घात होगा कितना आया, 4 आया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा, तो निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। आइए ऐसे ही ज्ञात करते हैं कि आखिर अपरिमेय संख्या कौन सी है। देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही हमारे पास अपरिमेय संख्या के रूप में नजर आ रहा, कैसे, √17 को देखें तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यही अभाज्य संख्या हो जाएगा। और थोड़ा सा देख लेते हैं, और भी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जैसे 100 दिया हुआ है, ये एक परिमेय संख्या है, 100 का वर्गमूल निकल करके 10 आ जाता है, 10 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 4 क्या है, √4 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, जैसे √4 का वैल्यू क्या आता है, 2 आता है, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसकी बात करते हैं ना 16 √16 की और √25 की, तो इसका 16 का वर्गमूल 4 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा, तो 9 हमारे पास क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। तो
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि √17। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन हमारा आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 44 में कि इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सी से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 41 जो है ना, 41 केवल 1 से कटता है और 41 से केवल कटता है। ठीक है, विभाजित होता है जो 1 से और 41 से, यानी कि 1 से और खुद से कैंसिल होता है। इसी के चलते अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, हमारा 41 हो जाएगा। अगर हम 91 की बात करें तो ये देखिए आप देखेंगे तो 7 से भी कैंसिल होता है, 13 से भी कैंसिल होता है, 1 से भी कैंसिल होता है और 91 से भी कैंसिल होता है। इसी के चलते ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 213 की बात करें तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 1 से विभाजित होगा, 213 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और हो सकता है कि और भी संख्या से विभाजित हो। 501 की बात करें तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि √41 ओनली। ठीक है ना, रूट में मैं बोल रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, आइए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला, दो लगातार संख्याओं का मसा होता है। इसका तो सिंपल जवाब है 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर दो संख्या को देखे ना अपना, जैसे मान लीजिए कि 14 और 15 को, तो 14 और 15 का मसा आप निकाल कर देखिएगा, किसी भी संख्या को लीजिए ना, 14 ही 15 क्यों, और भी संख्या को ले लीजिए, कोई भी लगातार दो संख्या को ले लीजिए, उसका जो मसा होगा ध्यान रहे आपको वो 1 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे बहुत ही आसान थे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मजा आया होगा सॉल्व करने में इन क्वेश्चनों को। तो चलिए आप बिल्कुल मन लगाकर पढ़ते रहें और हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में।